यस, ठीक है। तो गेट रेडी टू यूज टेक्नोलॉजी, तो आप तैयार हो जाइए टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। इससे रिलेटेड है ये। इसमें कुछ चीजें हैं जो हम सीखेंगे। सबसे पहला है हमारा कि इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम क्या क्या सीखने वाले, तो हाउ टेक्नोलॉजी कैन बेनिफिट टीचिंग और लर्निंग। तो पहली चीज तो ये कि जो टीचिंग और लर्निंग है प्रोसेस है आपकी, उसमें टेक्नोलॉजी किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती है। इसके बाद दूसरी चीज आती है आपकी व्हाई एंड हाउ टेक्नोलॉजी कैन सपोर्ट द वर्क यू करंटली डू। जो भी वर्क टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड आप कर रहे हैं, वो उस वर्क को ये जो टेक्नोलॉजी है ये किस तरीके से सपोर्ट कर सकती है, फ्यूचर के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर सकती है आपको। क्योंकि फ्यूचर में जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि हमारी नेशनल इकोनॉमी इंटीग्रेट हो रही है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, तो टीचर्स को भी ग्लोबल स्किल्स को के बारे में सोचना चाहिए। तो लोकल स्किल्स या लोकल लेवल पे जो उनकी अप्रोच है, जो पहुंच है, जो लिमिटेशंस है, वहां से बढ़कर वो अपने आप को इंटीग्रेट कर सके ग्लोबल लेवल पे। क्योंकि टीचर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी बाहर की यूनिवर्सिटीज से वैल्यू एडेड कोर्सेज कर सकें। उन्हें पता हो कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत ही नॉमिनल फीस पे कराती है, और उससे आप और अच्छी स्किल्स, नई स्किल्स जो 25th सेंचुरी में काम आने वाली स्किल्स हैं, और टाइम जितने तेज़ी से चेंज हो रहा है उसमें सीख सकते हैं। फिर व्हाट टूल्स आर अवेलेबल फॉर एजुकेशन। टूल्स की बात करें तो ये कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। बहुत सारे टूल्स आप यूज़ करते हैं या यूज़ करते हैं। गूगल ड्राइव हो गई आपकी, जीमेल हो गया, या कोई भी मेल, जीमेल से ही बात नहीं है, जूम पर आप लोग हैं ही, तो ये सब टूल्स हैं। तो कौन कौन से टूल्स की हम बात करेंगे, और उसमें मैंने जैसा कि बताया कि फोकस मेरा ज़्यादातर गूगल वाले टूल्स पर रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ हैं, और सबसे ज़्यादा इनका यूज़ भी होता है, और हम नॉर्मल रूटीन में भी यूज़ करते हैं इस चीज़ को लेके। फिर है हाउ टू पिक द राइट टूल फॉर योर ऑब्जेक्टिव। अब कौन सा टूल हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव को, लर्निंग के ऑब्जेक्टिव को। एक बच्चे को सीखना है, एक टीचर को कोई चीज़ सीखनी है, तो वो उसने प्लान कर लिया कि बेटर है कि मैं कोई वीडियो अगर मुझे मिल जाए तो वो यूट्यूब पे जाके उसको देखेगा। या एक टीचर को क्लासरूम को टीच करना है, लेकिन ही डोंट वांट टू यूज़ पीपीटी, तो वो ठीक है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के थ्रू पढ़ा सकता है, और बहुत सारे ऑप्शन है। तो उस तरह की बहुत सारी बातें हम करेंगे आगे। तो ये कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि क्लासरूम में हमें सक्सेसफुली इंटीग्रेट करना है टेक्नोलॉजी को, तो ये समझ लीजिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कि अगर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए केयरफुल प्लानिंग और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। अचानक ही हैपेजर्ड वे में, बड़े वेग वे में अगर आप यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजी से तो बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। या फिर आप वेट करेंगे कि जैसे कि अभी कोविड में बहुत से लोगों ने जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आया, आप में से बहुत सारे लोग टीचर्स भी होंगे, स्कूल ने फोर्स भी किया होगा, तो दो तीन तरह के ग्रुप में टीचर्स बढ़ जाते हैं। एक वो टीचर्स जिन्होंने कुछ कुछ जो सिखाया था स्कूल्स ने उससे भी अलग कुछ ऐड ऑन कर लिया, कुछ कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ ऐड कर लिए उन्होंने, और उन्हें लगा कि हाँ ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, और स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब वो उस तरह के हालात होंगे तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है टीचर्स की कि भाई वापस पुराना पैटर्न आ जाए, जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि परेशान हो गए वो वाली चीज़। तो देखिए जब टाइम चेंज होता है ना, तो डेफिनेटली जब अब नई चीज़ें सीखनी होती है तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि जो कुछ इस पिछले 1 ईयर में हुआ और जो चेंजेस से हम लोग गुजरे, तो डेफिनेटली वो वापस नहीं होने वाला उस तरीके से जैसा हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम वापस 2019 वाली सिचुएशन में चले जाएंगे। 2020 का इम्पैक्ट फ्यूचर में हमेशा रहेगा।
एक ऑप्शन रहेगा, ऑनलाइन कोर्सेज बढ़ेंगे, स्कूल्स की भी समझ में आ गया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, या कुछ परसेंट पार्ट ऐसा है करिकुलम का या उसका कि ये ऑनलाइन हम कर सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और काफ़ी वैल्यूएबल और कुछ ना कुछ ऐड करेंगी ये चीज़ें। और इमरजेंसी सिचुएशन में तो लोगों ने देखा कि बिल्डिंग, स्कूल्स, सारी चीज़ें एक तरफ रह गई थी, सिर्फ यही वर्चुअल प्लेटफॉर्म था जिसकी वजह से चीज़ें चली। तो कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंस तो है। हाँ, रिप्लेस करेगा ये किसी भी चीज़ को, ये मैं नहीं मानता कि ये 100% रिप्लेस स्कूल को, इंफ्रास्ट्रक्चर को कर देगा, नहीं। बट इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपने एक टीचिंग लर्निंग का एक सिचुएशन है जिसमें वर्चुअल ऑनलाइन टीचिंग की जो बात हम करते हैं, इस प्लेटफॉर्म की जो बात करते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर ये काफ़ी सक्सेसफुल है, तो वहाँ हमें यूज़ करना चाहिए। जब हम बात करते हैं कि explore the benefit of the digital classroom and encourage 21st century work habits। अगर मैं आपको बड़े सिंपल उसमें ये कहूँ तो कोई वो नहीं होगा कि कुछ ऐसे बच्चे जो 11th में पढ़ते हैं या 10th में पढ़ते हैं, कुछ बच्चों से मैंने बात की या कुछ अपने आसपास के बच्चों को मैं देखता हूँ जब वो अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो गैप है। उनको टूल्स का यूज करना आता है लेकिन ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट। वो चाहे व्हाट्सएप का यूज करें, चाहे फेसबुक का यूज करें, बाकी वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं। उन्हें अभी नहीं पता कि इसका एजुकेशन में भी यूज हो सकता है। हम और आपने किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम और आप लोगों ने इन सभी टूल्स का यूज एजुकेशन के लिए किया है, लेकिन वो नहीं। मैंने खुद देखा एक सिचुएशन में कि कुछ स्टूडेंट्स थे जो किसी एक सिंगल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो मुझसे किसी एक ने आके हेल्प मांगी कि वो पीपीटीज हम सब लोग बना रहे हैं तो प्लीज मेल कर दीजिए, तो फिर एक स्टूडेंट एक साथ मर्ज करेगा। तो मैंने कहा आप पीपीटी की एक स्लाइड शेयर क्यों नहीं कर लेते सभी लोग? क्या ऐसा भी हो सकता है? मतलब उन्हें बाकी चीजों का बहुत अच्छा यूज आता था, लेकिन अब एजुकेशन में कैसे यूज करना है वो उन्हें नहीं पता था। मैंने कहा हाँ मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। फिर मैंने वो एक चीज शेयर की और सबने उस पीपीटी पे काम कर लिया और सिंगल फाइल पे सब देख भी रहे थे, तो बड़ा खुश हुआ। तो मुझे लगा कि और अच्छे स्कूल से था, मतलब ऐसा भी नहीं था कोई ऐसा स्कूल की भाई मैं कहूँ कि उसे चीज़ें नहीं आती होंगी। तो लगा कि यहाँ कहीं गैप है अभी। और 21st सेंचुरी की जब हम बात करें और वर्क हैबिट्स की, और जब ये बड़े होंगे और काम करेंगे तो उस लेवल पे जाके आप एक क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन को लेके, कोलोबरेटिव वर्क, और कहते हैं ना हार्ड वर्किंग की जगह वर्क स्मार्टली या वर्किंग क्रिएटिवली, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो ये सब चीजें तभी आ पाएंगी आने वाले टाइम में अगर हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे वर्क के साथ। मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब हम वर्क के साथ बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज हम एजुकेशन में यूज कर रहे हैं तो उसका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग दूसरी जगह नहीं होगा। अभी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके उनको आसान बना रहे हैं। तो लाइफ में जब हमारी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं तो वहां पर जिस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि टूल की बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए, उसके बाद तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है और आपकी थिंकिंग किस तरह से है और किस तरह से आप उस टूल का यूज आगे के लिए कर लेते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, ये एक असाइनमेंट भी है आप लोगों के लिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Think about the impact of technology on your life. There are few questions to get you thinking. You have to jot down your ideas. 3 questions हैं, how has technology affected your life? देखिए, मैं अभी आपको ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, आप इन 3 क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। आप ये मान लीजिए कि जो मैं बात कर रहा था कि स्किल बेस्ड असाइनमेंट, क्योंकि पहला जो क्लास है हमारा वो थियोरटिकल क्लास है कुछ हद तक, ये समझने के लिए कि हम करने क्या जा रहे हैं आगे के 9-10 दिनों में। तो हाउ हैज टेक्नोलॉजी अफेक्टेड योर लाइफ, मतलब आपकी लाइफ को टेक्नोलॉजी ने अफेक्ट कैसे किया है। और इसको बहुत बड़े उसमें नहीं लिखना, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर ओनली सिंगल पेज में आ जाना चाहिए। A4 साइज का जो पेज है, वन साइड का, उससे बाहर नहीं जाने चाहिए इसके आंसर्स। और मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा इसका
कि इसके आंसर कैसे हो सकते हैं। वो वन एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ टेक्नोलॉजी अफेक्टेड योर लाइफ। नंबर टू, आइडेंटिफाई वन वे, एक मिनट, यस, आइडेंटिफाई one way technology has saved your time and made you more efficient। कोई भी ऐसी सिचुएशन ऐसा मतलब वो रही हो कि जहाँ पर आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हो और आपको लगता हो कि टेक्नोलॉजी ने मेरा टाइम बचाया और मुझे मोर एफिशिएंट बनाया। टीचर्स हैं, और जो टीचर्स नहीं है तो रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते। मुझे कम से कम जो मैं आपके सामने 3 क्वेश्चंस रख रहा हूँ, कम से कम 15-20 एग्जाम्पल मेरे पर्सनल होंगे जो मैंने ऑब्जर्व किए इधर उधर, तो डेफिनेटली आपके पास भी होंगे। एंड व्हाट आर द अदर टीचर्स डूइंग विद टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। अब आपने उन टीचर्स को बारे में सोचना है अपने इधर उधर या जहाँ पर भी आपने देखा होगा कि जो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से अपनी टीचिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। हाउ हैज टेक्नोलॉजी अफेक्टेड योर लाइफ, आइडेंटिफाई वन वे टेक्नोलॉजी हैज सर्व्ड योर टाइम एंड मेड यू मोर एफिशिएंट, एंड व्हाट आर अदर टीचर्स डूइंग विद टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम दैट यू लाइक टू ट्राई। अब ये 3 क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, मैंने फिर कहा, जिससे अब मैं इनके आगे आंसर्स दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे आंसर्स हो सकते हैं। और प्लीज जो आंसर्स मैं दिखा रहा हूँ वो आपको वो नहीं करने, कॉपी पेस्ट, आपका अपना ओरिजिनल होना चाहिए। क्योंकि मार्क्स मैंने बताया कि सब असाइनमेंट बेस्ड है, तो मार्क्स भी उसी पर डिपेंड करेंगे जितना ओरिजिनल होगा। जैसे पहला क्वेश्चन था, हाउ हैज टेक्नोलॉजी अफेक्टेड योर लाइफ। तो किसी से पूछा गया ये, तो उसने बताया कि स्मार्टफोन्स हैव मेड ए ह्यूज इम्पैक्ट फॉर मी। आई कैन प्रोसेस ईमेल और वर्क ऑन ए प्रेजेंटेशन व्हाइल स्टैंडिंग इन अ लाइन एट द ग्रोसरी स्टोर। ठीक है। दूसरा, आइडेंटिफाई वन वे टेक्नोलॉजी हैज सेव्ड टाइम और एफिशिएंसी की बात थी। तो इसमें कि आई यूज टू हैव द टू राइट लेटर्स टू पीपल, ईमेल सेव्स मी सो मच टाइम। पहले लेटर्स जाते थे, टाइम लगता था, हैड रिटन वो सब, तो ईमेल्स ने काफ़ी टाइम बचाया उस चीज़ के लिए। और थर्ड है कि कोई क्लास में जो टीचर है, तो ए कोलीग ऑफ माइन हैज स्टूडेंट्स प्लॉट देयर लर्निंग अबाउट एंशियंट इजिप्ट ऑन ए गूगल मैप। गूगल मैप के बारे में या अर्थ के बारे में, गूगल अर्थ के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे या ऐप देखा होगा। नहीं देखा होगा तो गूगल मैप या गूगल ऐप को देख लीजिएगा। बड़े अच्छे ऐप्स हैं। तो खासकर ज्योग्राफी वाले लोग काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए उसका। तो ये कुछ सैंपल आंसर्स थे। सैंपल आंसर्स में आप लोग कह सकते हैं कि अ, ये आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे कि भाई आपको इस डायरेक्शन में सोचना है। जैसे ये किसी ने आंसर्स दिए, अब आप बताइए कि आपकी जो लाइफ है उसमें ये 3 क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते हैं। एक एक ही करना है, ऐसा नहीं है किसी के एक्सपीरियंस 20 हुए तो मुझे 20 पेजेस देगा, नो। मुझे सिर्फ वन आंसर 3 3 4 4 लाइन तीनों का 1 पेज क्रॉस ही नहीं करना चाहिए, मार्क्स कम हो जाएंगे अगर करेगा तो। बड़ा सिंपल सी बात है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं। आफ्टर थिंकिंग अबाउट टेक्नोलॉजीज इम्पैक्ट ऑन योर ऑन लाइफ, how it might affect your teaching, let's hear from you who work in technology rich school environment। अब इसमें यह कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टेक्नोलॉजी रिच स्कूल एनवायरनमेंट में पढ़ाते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जहाँ टेक्नोलॉजी रिच एनवायरनमेंट ना हो, लेकिन अब सीखने के बाद आप वहाँ पर इस तरह के एनवायरनमेंट को वो कर सकते हैं। ये एक असाइनमेंट है, लेकिन ये एक दूसरे टाइम पर दूंगा मैं आपको, अभी इस असाइनमेंट को नहीं दे रहा हूँ। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसमें वो जो 3 क्वेश्चंस थे, अभी पहला असाइनमेंट वही है, वहीं पे रखना है अभी। अब बात करते हैं कि ये जो कोर्स है हमारा, इसमें है क्या क्या। अब उस एंगल से हमें थोड़ा सा चीज़ों को समझना है। नेहा सिंगल, बेटा ये क्या कर रहे हो?
इसमें मुझे एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। चलिए, अब नेहा परेशान नहीं कर पाएगी। तो गेट फेमिलियर विद ऑनलाइन टीचिंग सर्टिफिकेट कोर्स। तो इस कोर्स में चीजें क्या क्या हैं? वेट ए मिनट। यस, तो जब हम फेमिलियर होंगे इस कोर्स के साथ, तो कोर्स में है क्या क्या, जिन टूल्स का आप यूज़ करेंगे, जैसे इम्प्रूव योर सर्चिंग स्किल्स। तो इम्प्रूव योर सर्चिंग स्किल्स जो मॉड्यूल है हमारा नंबर 2, जब क्लास होगी इसकी तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली इस मॉड्यूल का पर्पस ये है, मैं आपको बताऊं कि आप लोगों की सर्चिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए जब हम बात करते हैं ऑनलाइन टीचिंग की, क्योंकि जो कंटेंट है, मटेरियल है, वर्चुअल वर्ल्ड से सर्च करना, वो उसमें काफ़ी एफिशिएंट आप होने चाहिए। तो जो मॉड्यूल नंबर 2 है आपका, वो पूरी तरह से उस पर फोकस होगा। सर्चिंग स्किल्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि इमेजेस, इमेजेस के जो फिल्टर्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोगों ने जो सर्च किया अभी तक इमेजेस सर्च करते हैं। उसके बियॉन्ड बहुत कम जाते हैं, मैं भी बहुत कम जाता हूँ। तो इमेजेस की सर्चिंग, उनके फिल्टर्स, उसके अलावा फिर वेबसाइट्स की सर्चिंग, उनके फिल्टर्स, बुक्स की सर्चिंग, उनके फिल्टर्स, डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स की सर्चिंग, उनके फिल्टर्स। कहने का मतलब ये, एक टीचर को जिस भी तरह के लर्निंग रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, या वीडियोस और उनकी सर्चिंग फिल्टर्स के साथ, वो सब बातें हम जो करेंगे मॉड्यूल 2 में करेंगे, जो सर्चिंग स्किल्स होगी। और मॉड्यूल 2 में जो हमारी हेल्प करेगा जो टूल है, वो गूगल सर्च है। ये एक वेब सर्च इंजन है जो गूगल ने डेवलप किया हुआ है, और ये आपको टेक्स्ट की फॉर्म में बुक्स, न्यूज़, पिक्चर्स, वीडियोस, कितना सारा डेटाबेस है जो वर्चुअल वर्ल्ड में अवेलेबल है, सर्च करने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ, सर्च करना तो बड़ा आसान है, गूगल सर्च में लिख दीजिए या बोल दीजिए तो आसानी से सर्च हो जाता है। आई एग्री, मैं भी कुछ दिनों पहले तक वही करता था, लेकिन मैंने देखा कि मोर स्पेसिफिक सर्चिंग को बनाना है, क्योंकि एक कॉमन मैन जिस तरह से सर्च करता है, और एक एक ट्रेन्ड पर्सन, आप प्रोफेशनल हैं, टीचर्स हैं आप, तो आपकी सर्चिंग में, सर्चिंग स्किल्स में और एक कॉमन मैन की सर्चिंग स्किल्स में डिफरेंस होना चाहिए। आप एक कॉमन मैन से जल्दी टारगेट पर पहुंचने चाहिए, आप कम एफर्ट में पहुंचने चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप सर्चिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। तो एक मॉड्यूल हमारा पूरा सर्चिंग स्किल्स पर बेस्ड है। फिर हम बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 3 की, जिसमें होगा ब्रिंग योर वर्क ऑनलाइन। अब आपको ये करना है कि आप अपना जो वर्क है उसे ऑनलाइन कैसे रखें, बीइंग ए टीचर। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ ऑनलाइन कैसे रखें, उसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ उस चीज़ को, कि मेरे पास सिर्फ एक लैपटॉप होना चाहिए, मैं कहीं भी अवेलेबल हूँ, तो मैं वहीं से क्लास ले सकता हूँ, वहीं से असाइनमेंट दे सकता हूँ। मतलब ये मान के चलिए कि मेरे ऑफिस में चेयर, टेबल और ये कंप्यूटर नज़र आते हैं, वो आपके रखे हो, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो फाइल, ये मान के चलो मेरी ड्राइव पर मेरे साथ रहती है, गूगल ड्राइव पर। मैं जहाँ भी हूँगा, मतलब दुनिया में कहीं भी हूँ, एनीवेयर, अगर मुझे कोई कहेगा कि भाई मुझे 30 मिनट्स में ये चाहिए, और मेरे पास सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हो, मेरा मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप हो और नेट चल रहा हो, अगर ये कंडीशन है, तो मैं फिर चलता फिरता 24 आवर्स का ऑफिस कैरी कर रहा हूँ, और किसी तरह का मेरे पास वो नहीं है, वजन नहीं है, मुझे ऑर्गेनाइज नहीं करनी फाइल्स को, कुछ भी नहीं करना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और एक बड़ी अच्छी हैबिट है। कहते हैं कि हैबिट्स जो है वो इंसान को बनाती हैं सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल। तो ये वन ऑफ द बेस्ट हैबिट है कि आप अपने अपने वर्क को ऑनलाइन रखना सीखें। मैं ये नहीं कहता हूँ आप नहीं रखते होंगे, ज़्यादातर चीज़ें रखते होंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स रखते होंगे, लेकिन जो आप प्रोफेशनल लाइफ में वर्क करते हैं,
उसको भी ऑनलाइन रखना शुरू कर दें, तो आपकी मोर देन 50% जो प्रॉब्लम्स हैं चीज़ों को लेके वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आप बड़े कॉन्फिडेंस से रहते हैं, आप जहाँ भी हैं जैसे भी हैं, एवरीथिंग इज़ विद यू, ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड, वेल क्लासिफाइड। तो इसमें हम गूगल ड्राइव को लेकर डिस्कस करेंगे, और गूगल ड्राइव के काफ़ी सारे जो एस्पेक्ट हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लोग बहुत आगे निकल गए चीज़ों को ऑनलाइन रख के, सारी चीज़ों को करके, लेकिन अगर हम नहीं यूज़ करते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम अपना टाइम और एनर्जी, ये सारी चीज़ें किल कर रहे हैं ऐसे टाइम में जब हमारे पास कम समय होता है किसी भी चीज़ को करने का, वर्किंग आवर्स है, प्रेशर है, स्ट्रेस है। तो वहाँ पर जब हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे टाइम को सेव करती है, मनी को सेव करती है, एनर्जी को सेव करती है, और हमें प्रोफेशनली मोर एफिशिएंट बनाती है। जब हम ये गूगल ड्राइव की बात कर रहा था मैं इसमें, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मेन तो गूगल ड्राइव में स्टोर ही करते हैं, लेकिन गूगल ड्राइव में स्टोर करने के साथ साथ शेयर भी कर लेते हैं। और फिर सबसे अच्छी बात ये है कि जैसा कि आज का टाइम है, स्कूल्स हो, कॉलेजेस, लैपटॉप्स या मोबाइल फ़ोन्स आसानी से सभी के पास होते हैं। तो गूगल ड्राइव में सबसे अच्छी बात ये है कि आप सीधा, अगर नेट भी अब इतना इकोनॉमिक या सस्ता हो गया है कि हम कंटिन्यूअसली भी अपने फ़ोन को या उसको ऑन रखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो किसी ज़माने में पड़ता था जब 1 GB 300-400 रुपए का आता था, लेकिन अब हमारा फ़ोन फुल टाइम 24 आवर्स -8 आवर्स सोने के कम कर दीजिए तो ऑनलाइन ही रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर गूगल ड्राइव पे सीधा काम करते हो आप, फाइल खोल के डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, या अपने कंप्यूटर पे भी काम करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली सेव होती रहती है। उस समय ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ करना, अचानक लाइट भाग गई, लैपटॉप टूट गया, कुछ हो गया, कुछ भी हो जाए, आपके आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके फाइल, आपका जो ऑफिस है चलता फिरता वर्चुअल ऑफिस, उसको कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे। कंप्यूटर क्रैश कर जाए, कुछ भी हो जाए, आपका कुछ नहीं नुकसान होने वाला है। सिर्फ एक हार्डवेयर वाला चीज़ खराब हुई है, लेकिन आपकी चीज़ें सेम हैं। तो बहुत अच्छा रहता है, गूगल ड्राइव को ठीक से यूज़ करना सीख ले तो। उसके बाद सबसे अच्छी बात गूगल ड्राइव में ये होती है कि स्टूडेंट कैन वर्क टुगेदर, टीचर्स कैन वर्क टुगेदर, किसी भी प्रोजेक्ट पे मिल के काम कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें वो करने की ज़रूरत नहीं है अलग से, बैठेंगे फिर चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे। तो दे कैन डू वर्क टुगेदर यूजिंग गूगल ड्राइव, घर पे, ऑफिस में, स्कूल में, कहीं पर भी। ऑटो शिफ्ट मैंने बता ही दिया आपको कि कभी भी कुछ भी होता है अचानक, आपने जहाँ तक वर्क किया है, गूगल ड्राइव का यही फ़ायदा है कि वहाँ तक वर्क आपका सेव हो जाता है, तो किसी भी तरह का कोई एक लॉस आपको नहीं होता। फिर मॉड्यूल 4 की बात करेंगे। तो जो मॉड्यूल 4 है, ब्रिंग स्टूडेंट वर्क ऑनलाइन। अब क्या होता है कि अ, आप तो ऑनलाइन चले गए, आपकी तो मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन हैं, लेकिन अब स्टूडेंट को भी ऑनलाइन लाना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे ये होता है ना कि भाई अ, हम किस तरह से चीज़ों का यूज़ करें, तो हमें अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं टीचिंग की, उनके बेसिस पे चीज़ों को समझना है, ना कि टूल के बेसिस पे। कई बार होता है, अच्छा मुझे तो ये टूल आ गया चलाना। हमें ये देखना है कि जब भी हम टूल्स का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन टूल्स का, कि हमें करना क्या है? हमें स्टूडेंट्स को ऑनलाइन आना है, हम क्या ऑनलाइन रह सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है हमारी फाइल हमेशा हमारे साथ रहे? इस तरह की थिंकिंग हमें डेवलप करनी है। मतलब हम क्या ऐसा कर सकते हैं, हम क्या वैसा कर सकते हैं? ये चीज़ें जब आप सोचेंगे तो वो एक्टिविटीज़ क्या इंटीग्रेट करके टेक्नोलॉजी को हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, उस एंगल से सोचना है। हमें ये नहीं सोचना है कभी भी जब हम ऑनलाइन टीचिंग की बात करते हैं, क्या ये टूल सीख लूँ मैं, या ये वाला टूल को चलाना सीख लूँ। कई बार ये होता है, मैं आपको बताऊं कि टूल में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि पता चला कि उसमें 50 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पर फॉर योर पर्पस, फॉर योर टीचिंग पर्पस, ओनली 10 ऑप्शंस आर इनफ। अगर 10 स्किल्स आपने सीख ली उसकी, तो फिर आपका काम बन जाता है बीइंग ए टीचर। तो फिर आपको रेस्ट 40 करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि टूल बेस्ड मत सोचो कभी भी। आप क्या कर रहे हो? मुझे मान लीजिए कोई
किसी ने कहा कि ठीक है घर पे 2 आवर्स में एक टेस्ट पेपर है उसे लिख कर और भेज दीजिए मेरे पास, तो भाई मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई मैं लिख कर उसके फोटो खींचूंगा तो बाकी 20 फोटो हो जाएंगे, क्या वो फोटोग्राफ्स पीपीटी में कन्वर्ट हो सकते हैं या पीडीएफ में कन्वर्ट हो सकते हैं? क्या कोई ऐप ऐसा है? गूगल प्ले स्टोर पर देखा कि जो स्कैन करके और पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है। मेरा काम बन गया, मुझे उतना ही चाहिए था, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। तो आपको इस तरह से सोचना है। जो मैं बता रहा हूँ आपको या जो 10 डेज में बताऊंगा, मेरा पर्पस बताने का ये कतई नहीं है कि ये जितना मैं बताऊंगा वहां रुक जाए आपकी सोच। आपकी सोच वहां तक जानी चाहिए जहां मैं भी नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग हो, इतनी सारी चीजों से इंटरेक्ट करते हो, तो आपके नॉलेज में बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, कौन सा टूल मैं यूज करूं जो ये सॉल्व हो जाए। इस तरह से सोचना शुरू करना है। टूल के बेसिस पे कि मैं 5 टूल कर लूंगा ये अच्छी तरह से तो मैं ऑनलाइन टीचिंग कर सकता हूँ ना, ऐसे नहीं। आपकी एक्टिविटी क्या है, क्या वो उस एक्टिविटी को किसी टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं, वैसा आपको सोचना है। तो जब हम ब्रिंग स्टूडेंट वर्क ऑनलाइन की बात करते हैं तो स्टूडेंट को ऑनलाइन कैसे लेकर आए? तो भाई स्टूडेंट को ऑनलाइन लाने में 2-3 चीजें हैं कि एक तो हमें उनको असाइनमेंट्स बहुत देने होते हैं। तो गूगल क्लासरूम पे हम लोगों ने आपका 2-3 चीजें कराई थी, तो उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया। तो यहाँ पे गूगल क्लासरूम को एक बार फिर से कराया जाएगा मॉड्यूल 4 में कि असाइनमेंट्स कैसे देते, फिर बच्चे असाइनमेंट कंप्लीट करके कैसे वापस करते, चेक करके वापस कैसे देते, ये चीज़ हो गई। गूगल क्लासरूम का सिर्फ एक ही चीज़ अच्छा था, यूज़र फ्रेंडली बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगा वो, लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात क्या थी, उसमें बड़ा ऑर्गेनाइज्ड डेटा रहता है। हमें कहीं भी उस डेटा को वो नहीं करना पड़ता, बड़ा फाइलें सिस्टमेटिकली अल्फ़ाबेटिकली लग के, और कितने स्टूडेंट्स ने आपका होमवर्क वापस किया करके, कितनों ने नहीं किया, कितनों की कॉपी चेक्ड है, कितनों की अनचेक्ड है, तो वो सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन है उसमें। और क्योंकि गूगल ने बनाया तो डेफिनेटली सिक्योर भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट को ऑनलाइन ला सकते हैं, उनके असाइनमेंट से रिलेटेड जो जितनी भी चीज़ें वो हो गई। आपको कोई टीचिंग मटेरियल देना है, आपको वीडियो सेंड करने हैं कुछ, आपका वीडियो मान लीजिए कोई लेक्चर आपका पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे और स्टूडेंट्स को भेजना है, तो आप गूगल क्लासरूम के थ्रू भेज दीजिए। उसमें सबसे अच्छी बात ये रहती है कि एवरीथिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्डेड, आपने तो भेज दिया लेकिन वो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से उसके अंदर रखा होता है। आपको बाद में चेक करना हो क्या किसको कब मैंने भेजा था, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसको आप यूज कर सकते हैं। और होता क्या है, ऐसा नहीं है कि हमने एक ऐप सीख लिया तो अब रेस्ट्रिक्टेड है, हम कुछ और नहीं, क्योंकि ब्रेन की हैबिट हो गई उस तरह की चीजों को करने की है। तो उससे रिलेटेड कोई कस्टमाइज्ड ऐप भी होगा तो आप उसकी आपको उसकी लर्निंग बहुत जल्दी या विद इन 1 डे हो जाएगी, क्योंकि यू नो कि मैं उस तरह की सिचुएशन में काम कर चुका हूँ। तो एक ये बेनिफिट भी होता है इन चीज़ों से, जो जब हम इन ऐप्स का यूज़ करते हैं अपने ऑनलाइन टीचिंग के लिए, कि भाई अगर कोई नए ऐप्स भी हैं, कुछ नई चीज़ें भी आ रही हैं, कुछ पर बैन भी लग रहा है, तो इट्स ईजी फॉर अस, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हम बिल्कुल कुछ नहीं आता है हमें, तब हमारे लिए मुश्किल है। तो ब्रेन को हैबिट भी देना उस तरह की चीज़ों को सोचने के लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेकर आएंगे, गूगल क्लासरूम है, गूगल ड्राइव है, इन दो के कॉम्बिनेशन से हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेके आएंगे, तो काफ़ी हद तक देखा जाए तो पेपरलेस वर्क हमारा हो जाएगा। आपने बच्चों को वो दिया, क्या कहते हैं, असाइनमेंट, तो कोई पेपर यूज नहीं किया, बच्चों ने असाइनमेंट कंप्लीट करके दिया तो उन्होंने भी ऑनलाइन गूगल डॉक्स में या वर्ड फाइल में करके वापस कर दिया, एक्सेल फाइल में करके वापस कर दिया, या पीपीटी बना के वापस कर दिया। तो पेपरलेस वर्क चल रहा है, एवरीथिंग ऑनलाइन। कई बार होता है कि भाई हमारे पास पेपर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब हम कैसे करें, तो बड़ा अच्छा रहता है। ये मॉड्यूल 4 की बात मैं कर रहा था। गूगल क्लासरूम आप लोग काफ़ी हद तक इससे वाकिफ़ हो, आप लोग इस पे काम भी कर चुके हो, आपने अपने एग्ज़ाम भी दिए थे। और बाकी डिटेल में बात हम तब करेंगे जब हम जो है इस मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट करते हैं फेस टू फेस ऑनलाइन टीचिंग। एक मॉड्यूल ये भी शामिल करा इसमें, फेस टू फेस ऑनलाइन टीचिंग। फेस टू फेस ऑनलाइन टीचिंग मतलब ऐप एक ऐसा ऐप जो आपको आमने सामने खड़ा कर दे, जैसे कि हम लोग जूम के थ्रू जुड़ते हैं। तो इसमें मैंने जूम ऐप को ही लिया है, और जूम ऐप को लेने की वजह ये थी कि सबसे अभी तक यूज़र फ्रेंडली जो मुझे लगा, मैंने टीम को भी यूज़ किया,
गूगल के उसको भी यूज़ किया, लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे लगा जूम ऐप ही लगा। और जूम ऐप में मेनली अभी कुछ चीज़ें तो हम लोग आपस में करते हैं, लेकिन मैं जब सेशन लूँगा तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा कि जहाँ पर डिस्टरबेंस होता है स्पेसिफिकली लेते वक्त, तो क्लास रूम मैनेजमेंट या क्लास कंट्रोल किस तरह से रखें जिससे क्लास को सक्सेसफुली चला सके। कई बार होता है कि टीचर भी बोल रहा है, स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं, बीच से आवाज़ें भी आ रही हैं, वो खत्म किया आपने तो पता चला जैसे अभी एक स्टूडेंट था तो वो स्क्रीन पर कुछ लिखने स्टार्ट किया था, कुछ स्क्रीन पर स्क्रॉल करना, वो सारी चीज़ें जो है तो वहाँ डिस्टरबेंस होता है। फिर और डिस्टरबेंस के बाद जब आप 2-3 दिन परेशान हो जाते हो, जब चिल्ला चिल्ला कर कहते हो भाई ऐसा मत करो, अब इतनी भीड़ में नहीं पता चलता 50-60 बच्चों में किसने करा। अच्छा, ये आपको पता नहीं होता कि आपको ये पता करना है कौन कर रहा है, तो नाम भी आ जाता है, तो वो सब सारी चीज़ें हैं। फिर लास्ट में आ गया परेशान होकर ये कहते हो कि ऑनलाइन टीचिंग सब बेकार है, अगर एक क्लासरूम में होता बच्चा तो मैं इसको 2 लगाता, तो बेहतर है कि हमारा तो वापस ऑफलाइन सिस्टम हो जाए। तो वहाँ पर जस्ट बिकॉज आपकी आप कंट्रोल नहीं कर पाए ठीक से ऑनलाइन क्लास को, तो फिर आपका इंटरेस्ट रिड्यूस होने लगता है और फिर वापस आप ऑनलाइन टीचिंग स्किल्स को छोड़ के ऑफलाइन में आने लगते हैं, जबकि वहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग स्किल्स की कोई गलती नहीं है। बात ये थी कि प्रॉब्लम्स आप किस तरह की फेस कर रहे हो और उस प्रॉब्लम को फेस ना करो, उसके लिए आपको सीखना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से कंट्रोल होती है। अगर आप उसको नहीं सीखेंगे तो डेफिनेटली बार बार डिस्टरबेंस आएगा और आपका इंटरेस्ट भी लूज होगा। तो जूम ऐप के बारे में कुछ 8-10 ऐसी बातें जो थोड़ा सा वेरी यूजफुल ऐसी सिचुएशन में। नॉर्मली तो मैं मान के चल रहा हूँ जब आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो यू कैन ऑल्सो टीच। इसके बाद है फिर मॉड्यूल 6, कम्युनिकेटिंग विद स्टूडेंट्स। देखिए मॉड्यूल 6 में बड़ा सिंपल है कि हम स्टूडेंट से कम्युनिकेट कैसे करें। अब कम्युनिकेशन के जो टूल्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, फेसबुक ग्रुप भी हो सकता है, आपका फ़ोन भी हो सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप भी हो सकता है, टेलीग्राम भी हो सकता है, मेल हो सकता है, तो या आप कई बार क्या है कि गूगल क्लासरूम के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो देयर मेनी ऑप्शंस। मैंने आपको बताया कि हमें ये नहीं देखना है कि हमें कम्युनिकेट करना है तो हम व्हाट्सएप पर आकर अटक जाए, नहीं, हमें ये देखना है कि हमें बच्चों से कम्युनिकेट करना है और वो किस तरह का कम्युनिकेट करना है। क्या हम अपना जो व्हाट्सएप है उसको कॉलेज का नोटिस बोर्ड बना सकते हैं, या बच्चे बहुत सारे उस पर चैटिंग करते हैं तो हम उनको कंट्रोल करके सिर्फ हमें इंस्ट्रक्शंस देनी है, जैसे कि हम नोटिस बोर्ड पे कोई पेपर लगाते हैं, बच्चे तो अपने पेपर नहीं लगा सकते उस पर। तो सिमिलरली दैट इज ओनली नोटिस बोर्ड। कोई भी जो कॉलेज की इंफॉर्मेशन होगी या स्कूल की इंफॉर्मेशन होगी या टीचर की इंफॉर्मेशन होगी वही उस पर पेस्ट होगी, यानी कि वो सिर्फ उस टीचर को ही राइट होगा उस पर मैसेज सेंड करने का। यू कैन यूज व्हाट्सएप इन दैट सेंस, बहुत अच्छा चलता है, मैंने देखा, हम लोग भी यूज करते हैं उस चीज को। तो और कौन सा तरीका है, मेल्स के थ्रू, गूगल क्लासरूम के थ्रू, बहुत सारे तरीके, या और वो तरीके जो जब हम मॉड्यूल की बात करेंगे तो आप लोगों से डिस्कस भी करेंगे, 1-to-1 कम्युनिकेशन भी रहेगा उसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि पैसिव वो रहेगा। तो तब हम देखेंगे कि कितने सारे टूल्स हो सकते हैं जिसमें स्टूडेंट से कम्युनिकेट किया जा सकता है, क्योंकि एक टीचर स्टूडेंट्स या एक इंस्टीट्यूशन स्कूल है और स्टूडेंट्स है, तो इस स्कूल्स को इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स को रिप्लाई इंस्टीट्यूशंस को देना होता है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन टूल्स, जो भी पॉसिबल कम्युनिकेशन टूल्स है उनके बारे में जानेंगे। जीमेल बड़ा कॉमन सा कम्युनिकेशन टूल है, एक सिंगल एग्जांपल ये है, लेकिन मैंने बताया इसके अलावा भी बहुत सारे और टूल्स हैं जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर बात करते हैं गूगल साइट्स की। गूगल साइट हो सकता है आप में से 4-5 स्टूडेंट्स ने यूज भी कर रखा हो। जैसे वेबसाइट्स होती है, गूगल साइट भी ऐसे एक तरह से वेबसाइट की तरह ही है। गूगल साइट में क्या होता है, वो आपको राइट दे देता है कि आप अपने अपने नाम की अपना फोटो लगा के अपनी इंफॉर्मेशन डाल के मेक योर ऑन वेबसाइट, आप बना लीजिए अपनी वेबसाइट, पर वो गूगल साइट पे ही होगी, मतलब वो .com वाला सिस्टम नहीं रहेगा, आपका नाम होगा फिर .गूगल साइट्स उस तरह से करके वो रहेगी।
लेकिन इसका फायदा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ गूगल साइट्स का। मान लीजिए कई बार है, बीइंग ए टीचर आप कोई साइंस एग्जीबिशन रख रहे हैं अपने स्कूल में, अपनी क्लास के बच्चों से उस पर वर्क करवा रहे हैं, प्रोजेक्ट है, और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए और आप चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके देखें। तो पता चला कि आपकी क्लास ने एक गूगल साइट मिलके बना ली, 4-5 बच्चों को टीम बनाई आपने, भाई 4-5 लोग जो है आप लोग फटाफट वो साइट बना दो। गूगल साइट भी गूगल ड्राइव के अंदर मिल जाती है, और इसकी अच्छी बात यह है कि 5 बच्चों की टीम बनाई, पांचों बच्चे अपने अपने घर हैं, एक ही सिंगल वेबसाइट पे अपने अपने घर से काम कर लो, जिसको जो चेंज करना है उसमें कर लो, सबको राइट्स मिल जाते हैं एक साथ। वेबसाइट तैयार हो गई, उसका लिंक आपने स्कूल को दे दिया कि भाई इसे अपनी हमारी वेबसाइट पे डाल दो, स्कूल की वेबसाइट पे। अब जो भी उस लिंक पे क्लिक करेगा आपकी वाली साइट खुलेगी। तो जो जो आप अपने उस प्रोजेक्ट के बारे में, जो साइंस एग्जीबिशन थी उसके बारे में पब्लिक को इन्फॉर्म करना चाहते थे, तो वो सारी चीजें जो है गूगल साइट खुलेगी। तो एक तरह से ऐसा लगेगा जैसे आपने उस एग्जीबिशन की या उस प्रोग्राम की सेपरेट वेबसाइट बनाई, और वो बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह की चीजें भी कर सकते हैं। और गूगल साइट्स डेफिनेटली कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि भाई देखो हम ये करने जा रहे हैं, इस डेट को करने जा रहे हैं, आप प्लीज विजिट कीजिए, आकर देखिए, फीडबैक दीजिए, बहुत सारी चीजें, तो वो सब डिस्कस करेंगे उसमें। उसके बाद फिर मॉड्यूल 7 की बात करेंगे। मॉड्यूल 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है, असेसिंग एंड शेयरिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। स्टूडेंट्स को असेसमेंट कैसे करें, उन्हें पढ़ा लिया हमने, सारा कुछ कर लिया, होमवर्क दे लिया, असाइनमेंट्स भी दे लिए गूगल क्लासरूम में, अब असेसमेंट कैसे करें। वन ऑफ द वेरी कहते हैं कि इफेक्टिव टूल जो मुझे अभी तक नजर आया वो गूगल फॉर्म, वन ऑफ द बेस्ट टूल। गूगल फॉर्म एक इतनी बड़ी चीज है टीचर्स के लिए, यू कैन नॉट इमेजिन, मैं खुद नहीं इमेजिन कर सकता। मैं 20-25 टाइप बता रहा हूँ, मैं टाइप, नॉट 20-25 या कि मैंने टेस्ट पेपर्स कराए, नॉट टेस्ट पेपर तो वन टाइप यूज हो गया, एटलीस्ट 25 डिफरेंट टाइप्स में मैं इसको यूज कर चुका हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि गूगल जो फॉर्म्स हैं वो आपके टाइम को बहुत कम कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हम जब इतने प्रोग्राम्स कराते थे तो आप लोगों को जो ई सर्टिफिकेट्स जनरेट हो जाते थे, वेरी इजी, आप लोगों ने उधर फीडबैक फॉर्म भरा और आपकी मेल पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता था। अब आप सोचिए, हमने इस बार जो वर्कशॉप्स कराई, एक मैंने, मेरी वर्कशॉप थी जो उस पर थी डिजिटल सेफ्टी वाले, उस पर 250 के आसपास उसमें टोटल मिला के लोग थे। अब 250 सर्टिफिकेट्स अगर कॉलेज में बैठ के बनाते, सबके नाम और वो लिखते, तो हफ्तों लग जाते उसको करने में। लेकिन वो 25 मिनट से भी कम में लोगों के पास पहुंच गई, जस्ट बिकॉज ऑफ गूगल फॉर्म। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा, आपके जो सबसे पहले हमने ट्राई किया कि चलो एक एग्जाम कराते हैं बच्चों का, कोविड है, सब कुछ बंद है, तो क्या हुआ, हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में इंटरेक्ट करेंगे और अटैच रहेंगे। और बड़ा अच्छा रहा हमारा हमारा कोविड टाइम में आप लोगों का हमारा इंटरेक्शन इतना रहा, हम लोगों ने इतना प्रोग्राम किए कि हमें लगा ही नहीं कि कुछ इस तरह का वो है। तो गूगल फॉर्म पर हो सकता है 2 या 3 क्लासेस भी हो जाए आपकी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही यूजफुल टूल है। और इस टूल की अच्छी बात ये है कि एक बार आप इस टूल को ठीक से यूज करना सीख जाएं, तो जो एक 2 तरह के असेसमेंट होते हैं ना टीचर्स के, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपने कोई टॉपिक पढ़ाया और लास्ट में बच्चों को कहा कि भाई मैं आप लोगों को, आपके जो घर पे मोबाइल है, छोटे अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो, या होता भी होगा तो स्कूल में अलाउड नहीं होता, कि मैंने व्हाट्सएप कर दिया या उस ग्रुप पे डाल दिया, जो भी आपने ग्रुप बना रखा होगा इन्फॉर्मेशन का, इस टेस्ट पेपर को कर लेना है, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है या उस तरह के। तो ऐसी चीज़ों में क्विजेज कराना तो वेरी आसान। अब है क्या कि आपको कुछ भी नहीं करना, उसमें आपने सेंड करना है और सीधा जो उनका रिजल्ट है उसका प्रिंट आउट निकालना है, चेकिंग भी आपको नहीं करनी, ऑटोमेटिकली सारी चीजें चेक होकर निकल आएंगी, सिर्फ बनाने की बात है एक बार। तो वेरी मतलब यूजफुल टूल है टीचर्स के लिए। तो आने वाले टाइम में तो टीचर्स विदाउट गूगल फॉर्म या इस टाइप के जो टूल्स रह ही नहीं सकते, मतलब पॉसिबल ही नहीं है एक अच्छी इफेक्टिव टीचिंग। तो ये बड़ा अच्छा वो है। शुरू में मैंने इसकी एक मॉड्यूल रखा था
लेकिन कुछ मॉड्यूल्स का टाइम रिड्यूस करके इसको मैं 2 या 3 मॉड्यूल में रखूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, सभी को आना ज़रूरी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट बात करते हैं, प्रिपेयरिंग अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पीपीटी प्रेजेंटेशन की आती है। पीपीटी बनाना बड़ा मुश्किल काम है, डिजाइनिंग, ये वो, इधर फोटो लगाना, वो लगाना। तो मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा पीपीटी बनाने का। आप भरोसा रखो कि जब मैं तरीका बताऊंगा तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूं, लेकिन 30 मिनट्स की क्लास लेनी है अगर आपको, 30 मिनट्स की क्लास कोई भी, और आपके पास कंटेंट है, तो 30 मिनट्स की क्लास की पीपीटी बनाने में आपको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो तरीका मैं बताऊंगा आपको, 5 से 10 मिनट में मैं आपको वो तरीका बता दूंगा, और आप एक से एक बेहतरीन अट्रैक्टिव पीपीटीज बनाएंगे, कभी भी प्रेजेंटेशंस देंगे आपको कोई इशू ही नहीं आएगी। रेडीमेड पीपीटीज, बस जस्ट आपको थोड़ा सा मैं तरीका बता दूंगा कि ये ऑप्शंस 2-4 आप यूज करो। ये सारी चीजें जो मैं बनाता हूँ हार्डली लगता होगा बहुत टाइम लगता है, लेकिन 30 से 35 मिनट में मेरी एक क्लास की पीपीटी बन जाती है, क्योंकि ज्यादा कुछ करना नहीं होता, मेरे पास कंटेंट होना चाहिए। बाकी ये पीपीटीज प्रिपेयर कैसी होती है, दैट आई विल टेल यू। तो वहां पर वैसे तो गूगल डॉक्स के जितने भी वो, इनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, सबको थोड़ा थोड़ा काम करना आता है। बस गूगल, ये जो एक्सेल वाली सीट है, इसमें रिजल्ट जब आप बनाते हो तो परसेंटेज परसेंटेज निकालना, फार्मूला लगाना क्या से आता है, वो कुछ चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। वर्ड, वर्ड पे आप लोग काम करते हो, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाएगा। इसमें जो आपकी गूगल वाली वो है, एक्सेल सीट वाली, इसमें जो रिजल्ट्स का एनालिसिस है तो वो कैसे करना है, वो आपको बताया जाएगा डेफिनेटली, कि रिजल्ट एनालिसिस और जो डेटा एनालिसिस है अपने लेवल का जो आप लोग करते हैं वो कैसे कर सकते हैं। गूगल फॉर्म सेपरेट मॉड्यूल है ही उसके लिए, 2 से 3, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा गूगल शीट्स की बात हो गई हमारी, स्लाइड्स की मैंने आपको बताया कि मैं पीपीटी बनाना 5 मिनट में बताऊंगा आपको, कि आप 30 मिनट्स की पीपीटी 30 मिनट्स में कैसे बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। गूगल ड्राइंग ऐप है, ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए यूज़ होता है जहाँ पर जिनको ड्राइंग बनानी होती है, तो इसमें गूगल ड्राइंग के बारे में बेसिक चीज़ें मैं बता दूंगा। बाकी जिनको ड्राइंग का मतलब वो है, यूज़ करना है, तो वो बड़ा अच्छा ऐप है गूगल ड्राइंग, उसको यूज़ कर सकते हैं, मैं बता दूंगा कहाँ मिलेगा ये। उसके बाद फिर आते हैं हम मॉड्यूल नंबर 9 पर। जो मॉड्यूल नंबर 9 है वो वीडियो से रिलेटेड है, क्योंकि जब हम वर्चुअल टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारे वीडियोस हैं वो अलग नहीं कर सकते हम उन्हें, वो पार्ट होंगे, वो इंटीग्रेट किए जाएंगे हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो जब मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ खासकर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो वीडियो में सबसे ज़्यादा जो यूज़ आज के टाइम में है वो यूट्यूब है। यूट्यूब एक अच्छा खासा आपका ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना खुद का चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली यूट्यूब पे ये होता है कि जो भी आप पढ़ाते हैं, अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं तो आप उसमें रिकॉर्ड करें और अपने चैनल पर अपलोड करें। आप नहीं चाहते कोई भी देखे, अभी कभी आप बाद में प्लानिंग कर रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा तब मुझे लॉन्च करना है, तो ठीक है, डिसेबल करके रखिए, लेकिन एक अच्छा हुआ है। इसके अलावा जो और लोगों ने वीडियोस बनाए हुए हैं, बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस हैं, एनिमेटेड वीडियोस हैं, बहुत से ऐसे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो आप थ्योरेटिकली बता रहे होते हो क्लासरूम में, यू सर्च द एनिमेटेड वीडियो, कि जिसमें पूरा पिक्चर बच्चों के सामने नजर आएगा, कौन सी चीज कहाँ से कहाँ जा रही है और क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है। और YouTube की जो 8 to 10 बेसिक स्किल्स हैं जिनको टीचर्स अपने टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इस वाले मॉड्यूल में बताई जाएंगी। और लास्ट जो मॉड्यूल है वो है बीइंग रेस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन। तो ये काफ़ी हद तक, वैसे मैंने एक वर्कशॉप ली थी उसमें भी था, लेकिन फिर भी एज ए पार्ट ऑफ दिस कोर्स इसको भी कराया जाएगा। इसके अलावा इंटरनेट ब्राउजिंग और गूगल अर्थ के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये जो चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें वो हैं जो इस कोर्स के अंदर हमने शामिल की हैं, जो 10 मॉड्यूल्स हैं। और स्पेसिफिकली मैंने फिर बताया कि हमें ये सोचना है कि हम
बीइंग ए टीचर कौन सी एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी में टूल्स कैसे यूज आ सकते हैं। हमें टूल्स को नहीं सीखना है, हमें एक्टिविटी बेस्ड टूल्स को सीखना है। तो क्योंकि मैंने बताया कि एक टूल के हो सकता है 100 ऑप्शंस हो सीखने के लिए, पर हमारे लिए 10 ही यूजफुल है, तो हम एक्टिविटीज पे फोकस करें। अगर गूगल अर्थ है तो हम वही 10 बातें गूगल अर्थ में से सीखें जो हमारे एज ए टीचर काम आने वाली है। उससे ज़्यादा अगर आपको लग रहा है तो डेफिनेटली आप रिसर्च करेंगे उसमें। अगर आपको लगता है कि भाई आपको टीचिंग के लिए उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप उसमें और ऑप्शंस को ऑप्ट करेंगे। लेकिन सोचने की जो स्टार्टिंग है वो हमें एक्टिविटीज से करनी है। इससे आगे चलते हैं। इससे पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो प्लीज पूछ लीजिए, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा और आगे चलूंगा इसमें। एनी क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं गोल सेटिंग टेम्पलेट। अब तरीका क्या काम करने का कि व्हाट इज वन प्रॉब्लम यू आर वर्किंग नाउ। आपकी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो, प्रॉब्लम इन द सेंस कि जब आप एकेडमिक्स में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, तो अ, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है। जैसे प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। एक प्रॉब्लम ये है कि अब मान लीजिए आप व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चों ने अपने वर्क चेक करके जो आपने असाइनमेंट दिया होगा वो कंप्लीट करके आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया। अब आपको चेक करके वापस भेजना है। अब आप परेशान ये हो रहे हैं कि जब भी चेक कर रहे हो वो पाँच पाँच भी पेज बच्चों ने भेजे फोटो की फॉर्म में, तो वो सब मिक्स हो जाते हैं। अब क्या करें? तो एक तो प्रॉब्लम ये है, तो एक तो आप ऐसा टूल सर्च करें कि भाई जो सामने से चीज़ें आ रही है वो आपके पास ऑर्गेनाइज्ड वे में रहे। या दूसरा तरीका है कि सामने वाले को बोलिए कि मुझे जो आप 5 वो भेज रहे हैं आप मुझे उसे उसमें भेजिए, पीपीटी में भेजिए। उसके बाद अब उसमें पीडीएफ में भेजिए। अब आपके पास कोई उसको चेक करने का, फोटो में चेक करने के ऑप्शन से एडिट करने के तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन पीडीएफ में कम होते हैं। तो पीडीएफ में आप चेकिंग कैसे करें? फिर आपको वो एक ऐप चाहिए उस तरह का कि पीडीएफ कॉपी को मैं चेक कर पाऊँ। तो डेफिनेटली सामने वाले को कहा कि पीडीएफ में आपके उसको भेजें। उसके बाद पीडीएफ में आपने चेक करा, क्योंकि हर बच्चे की एक सिंगल कॉपी है तो आसानी से चेक होकर और फिर उसी को वापस भेजी जा सकती है। लेकिन पहले वाले उसमें क्या था, 40 स्टूडेंट्स ईच सेंडिंग 5 कॉपीज, 200 कॉपीज हो गई, वो सब मिक्स हो गई क्योंकि व्हाट्सएप के थ्रू भेजी थी। अब क्या करें? तो व्हाट इज प्रॉब्लम, कौन सा टूल या अप्रोच यूज की जाए, हाउ विल यू नो यू आर सक्सेसफुल when you are going to try this। तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि भाई डेफिनेटली जो प्लान बनाते हैं, जैसा तरीका मैंने बताया, मैपिंग करी अभी कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर हमने इसको यूज करने का सोचा और इसको यूज करने का सोचा, तो इसको यूज करने का सोचा हमने। तो कितना सक्सेसफुल है, डेफिनेटली आप ट्राई करोगे। और जो ट्राई करने का तरीका होता है ट्राई आउट, तो वो एक छोटे लेवल पे करते हैं, घर में ही कर लिया 2-3 लोगों पे, सक्सेसफुल हो गया, देन आप उसे स्टार्ट करना है, यूज करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है फिर कि राइट टूल कैसे सेलेक्ट करें। तो देयर आर 2 फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन चूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर द क्लासरूम। एक तो आपका गोल और बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस चीज की। दो चीजें आपको पता होना चाहिए, गोल क्या है आपका, आप करना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। दूसरा जो टूल्स हैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज देखिए ये ऐसा होता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है, हम सभी के पास मोबाइल फोन्स हैं, लेकिन एक मोबाइल फोन में जितने फंक्शंस होते हैं हम सारे यूज नहीं करते। हम महंगे से महंगा खरीदते हैं, हमें आईफोन चाहिए 80,000 का, ये वो, हमें यूज वही 10 to 15 फंक्शंस करने जो हमें आते हैं, जो हमारे काम के, जो हमारे मतलब के। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप और हम एज ए कॉमन मैन 15 फंक्शंस यूज कर रहे हैं तो पूरी दुनिया 15 यूज कर रही है। अगर उसमें वो सारे फंक्शंस बने तो डेफिनेटली कुछ सोच के बने और लोग उन्हें यूज भी कर रहे होंगे। लेकिन
डिपेंड करता है कि उस टूल की कितनी चीजें आपके लिए यूजफुल है। आपका गोल क्लियर होना चाहिए, बेसिक चीजों की नॉलेज हो उसके बारे में, देन यू कैन यूज। और जब भी कभी आपको टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा या करेंगे, तो आपको बियॉन्ड टेक्स्ट बुक सोचना पड़ेगा। अगर विद इन टेक्स्ट बुक रहेंगे तो कभी भी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने का नहीं सोच सकते। तो ये यहीं तक थी आज की क्लास मेरी। और अभी एक मैं आपके साथ फीडबैक फॉर्म और शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, वो और फिल कर दीजिए।